इस चैनल पर मैं अक्सर पश्चिमी मूल्यों के बारे में बात करता हूँ। पश्चिमी मूल्यों में से एक मुख्य मूल्य है कानून का राज। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब प्रधानमंत्री चर्चिल से पूछा गया कि क्या ब्रिटेन अभी भी काम कर रहा है, तो उन्होंने सवाल के साथ जवाब दिया, क्या हमारी अदालतें अभी भी न्याय दे रही हैं? किसी ने कहा हाँ। तब उन्होंने जवाब दिया कि ब्रिटेन अभी भी काम कर रहा है। कानून का महत्व ऐसा ही है। न्याय में देरी न्याय से इनकार है। लेकिन जो कुछ भी पूरे पश्चिमी दुनिया में हो रहा है, वह ये नहीं है कि न्याय में देरी हो रही है, न्याय से पूरी तरह वंचित किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में न्याय का ये ताजा मजाक देखिए। इस जज को देखिए। मुझे नहीं पता कि उन्हें पश्चिमी सभ्यता से इतनी नफरत क्यों है। वही सभ्यता जिसने उन्हें गर्व करने के लिए इतना कुछ दिया है। लेबनानी मुस्लिम लड़का जिसकी गर्दन पर हिजबुल्लाह का टैटू था, सिडनी में घूमता रहा, कारों में आग लगाई और एफ इजराइल स्प्रे पेंट किया। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट का ये जज है। वैसे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंची अदालत नहीं है, हाई कोर्ट सबसे ऊंची अदालत है। बस एक अतिरिक्त जानकारी। तो इस न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट के जज डेजमंड फेगन ने फैसला सुनाया कि उनकी हिजबुल्लाह की गर्दन पर बने टैटू जरूरी नहीं कि हिजबुल्लाह या हिजबुल्लाह की विचारधारा के समर्थन को दर्शाते हों। मैं बहुत समय से सुन रहा हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में गैंग के सदस्य गिरफ्तार किए जा रहे हैं और उनकी पहचान उनके टैटू के कारण हो रही है, जो यह दिखाते हैं कि वे जिस भी गैंग में हैं उसके प्रति उनकी वफादारी है। तो जज फेगन ने यह भी पाया कि उसका यूं ही चुनी गई कारों में आग लगाना, जो यहूदियों की नहीं थी, और हर जगह एफ इजराइल स्प्रे पेंट करना उसकी लेबनानी शिया मुस्लिम पृष्ठभूमि को देखते हुए समझा जा सकता है। यह कोई अलग थलग घटना नहीं है। बाई ओर इस आदमी को देखिए, वह एक इराकी शरणार्थी है। उसने हमला किया, उसने एक 14 साल की लड़की के साथ यौन शोषण किया और उसे छोड़ दिया गया क्योंकि लेबर सरकार ने जजों से कहा है कि अगर आप किसी को 12 महीने से ज्यादा की सजा देते हैं तो उसे देश से निकाल दिया जाएगा। तो ये जज इनमें से ज्यादातर वोक है। वे नहीं चाहते कि ऐसा हो। वे मूल आबादी को इन विदेशी घुसपैठियों से बदलना चाहते हैं। मेरा मतलब है, मान लीजिए सिर्फ बहस के लिए, यहाँ तक कि अगर आप सभी जातियों सभी संस्कृतियों के लोगों को लाना भी चाहे, कम से कम अच्छे लोगों को लाओ, ना कि बलात्कारियों को, ना कि हत्यारों को। ग्लोबल साउथ बहुत बड़ा है, आप शायद कुछ अच्छे लोगों को ला सकते हैं, मुझे नहीं पता। अब मुझे बहुसांस्कृतिकता पर विश्वास नहीं रहा। अच्छे लोग भी सांस्कृतिक रूप से खतरनाक साबित होंगे। हाँ, चाहे आप इराक, सीरिया, पाकिस्तान या कहीं से भी सर्जन, डॉक्टर या वैज्ञानिक हों, किसी न किसी मोड़ पर आगे चलकर वे ऑस्ट्रेलिया या जिस भी देश में जाएंगे वहाँ की मूल संस्कृति को चुनौती देंगे। मेरे पास ऐसे जजों की पूरी लिस्ट है। ये एक और उदाहरण है। ये ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। एक नाइजीरियाई ठग जिसे अपनी ही पत्नी के साथ बलात्कार के लिए जेल हुई थी, उसे ऑस्ट्रेलिया में रहने की अनुमति मिल गई। ये आदमी हमारे गृह मामलों के मंत्री हैं, सबसे खराब आदमी। और देखिए, हमें पहले से ही उनके विचारधारा के नजरिए के बारे में पता है। इन्हें देखिए, ये हमें बता रहे हैं कि कोई एकीकरण या आत्मसात होना जरूरी नहीं है। आव्रजन की अवधारणा ये है कि जब लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो वे ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। लोग यही चाहते हैं और मैंने कभी भी आत्मसात शब्द को स्वीकार नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि लोग अपनी पहचान खो दें। एकीकरण शब्द बहुत लंबे समय से बहुसांस्कृतिक संवाद का हिस्सा रहा है और यही बात है। हम चाहते हैं कि लोग जैसे हैं वैसे ही रहें। मैंने कभी भी उस तरह की मेल्टिंग पॉट अवधारणा को नहीं माना जिसमें आपकी पूरी पहचान को समाप्त कर दिया जाए। तो अगर ये उनके विचार है, तो क्या आपको हैरानी है? वह चाहता है कि नाइजीरियाई, सीरियाई, सोमाली और सूडानी लोग आए। वह चाहता है कि वे आएं और घुल मिले नहीं। आत्मसात मत हो। अपनी मछेती संस्कृति लेकर आओ, अपनी बलात्कार और यौन उत्पीड़न की संस्कृति लेकर आओ। यह बिल्कुल ठीक है। यह और भी खराब होता जा रहा है। मैंने कहा था, मैंने यह लगभग 2 साल पहले कहा था, ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं, खुद को तैयार कर लो, क्योंकि यह तुम्हारे साथ ऐसे स्तर पर होने वाला है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। मैंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि मैंने यह पहले ही पूरे यूरोप और यूके में होते हुए देख लिया था। इसे भी देखो। सिएरा लियोन के एक दोषी बाल यौन अपराधी का कहना है कि अगर उसे ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवास मिल जाता है तो इससे उसके दोबारा अपराध करने का खतरा कम हो सकता है। उसका कहना है कि मुझे स्थायी निवास दे दो, फिर मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप मुझे पीआर नहीं देते या मुझे देश से निकाल देते हैं तो मैं फिर से वही करूंगा। और अंदाजा लगाइए, सोचिए क्या हुआ। तो वो यहाँ हाई रिस्क वीजा पर ही रह रहा है, जो कि आखिरी बार प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 342 में से एक है।
इस वीजा श्रेणी में मूल रूप से 72 लोग शामिल थे जिन्हें हिंसक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। अपहरण या हथियारबंद डकैती 37 लोग, यौन अपराधों के लिए जिसमें बच्चों के साथ यौन अपराध भी शामिल है 16 लोग, घरेलू हिंसा या पीछा करने के लिए 13 लोग, गंभीर नशीली दवाओं के अपराधों के लिए और 7 लोग हत्या या हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराए गए थे। लेकिन हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि यहाँ कितने लोग हैं, क्योंकि टोनी बर्ग, जिन्हें आपने अभी देखा, ने मासिक आंकड़े प्रकाशित करना बंद कर दिया। यही ठीक वही है जो डेविड लेमी ने यूके में किया था जब लोगों ने आंकड़े मांगे थे। इन प्रवासियों में से कितने लोग ये हिंसक अपराध कर रहे हैं? आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसे छुपाने के लिए एक याचिका दायर कर दी और फिर वे कहते हैं, देखो, गोरे लोग ज्यादा अपराध करते हैं, वे हमें कोई आंकड़े नहीं देते। कुछ शानदार लोगों ने पहले ही कई अन्य स्रोतों के जरिए बहुत अच्छा काम किया है जो सभी एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। अफगानिस्तान, सिएरा लियोन जैसे देशों के लोग ऐसे कृत्य करने की संभावना 20 गुना तक ज्यादा हो सकती है, एक औसत ब्रिटिश नागरिक की तुलना में 20 गुना ज्यादा संभावना। और देखिए, अमेरिका में भी स्थिति उतनी ही खराब है। और जाहिर है, अमेरिका के पास, मुझे नहीं पता, अमेरिका के पास और भी कई तरह की समस्याएं हैं। इसे देखिए, तो ये आदमी जिसे आप देख रहे हैं, ये सामने आया है कि उस अश्वेत व्यक्ति ने, जिसने सवाना, जॉर्जिया के एक सार्वजनिक पार्क में एक श्वेत महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी, 2020 से अब तक 22 बार गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें इस साल एक बस स्टॉप पर एक महिला की पिटाई करने के 4 मामले भी शामिल है। उसे सिर्फ 17 दिन पहले ही जेल से रिहा किया गया था। दरअसल उसकी पिछली 15 गिरफ्तारियों में हर बार उसे छोड़ दिया गया। जिस आदमी ने इरिना की हत्या की, जो यूक्रेन की लड़की थी, सुनहरे बालों वाली यूक्रेनी लड़की जो ट्रेन में बैठी थी, जिसके कमरे में BLM का पोस्टर था, उसकी हत्या बिना किसी उकसावे के कर दी गई। वो आदमी भी कई लोगों को पीटने के बाद बाहर था। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। मैंने एक पूर्व SPD अधिकारी से बात की जिन्होंने इस संदिग्ध को कई बार गिरफ्तार किया था। मैंने जॉर्जिया स्टेट प्रतिनिधि JC पेट्री और सवाना एल्डरमैन निक पालम्बो से भी बात की। वे दोनों हैरान, निराश और बेहद परेशान हैं कि ये आदमी बार बार जेल आता जाता रहा है और सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और हमारे वोक जज उन्हें छोड़ देते हैं। और फिर ये कोई छोटे मोटे अपराध नहीं है, जैसे किसी ने कोई व्हाइट कॉलर अपराध किया हो या किसी ने सिर्फ एक स्निकर्स बार चुरा लिया हो। ये हिंसक, बेहद हिंसक अपराधी है। मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कि वे वह वीडियो दिखाएंगे या नहीं। यह आदमी बस इधर उधर घूम रहा था और बिना वजह महिलाओं के चेहरे पर मुक्का मार रहा था, उन्हें बेहोश कर रहा था। मुझे नहीं पता कि वे वह वीडियो चलाएंगे या नहीं। डोयल, ऐसा लग रहा है जैसे सिस्टम की खामियों के कारण बच निकल रहा है। 30 वर्षीय लाशावा डोयल एक बार फिर सलाखों के पीछे है। इस बार 3 गंभीर अपराधों का सामना कर रही है। उन्हें गुरुवार को सवाना पुलिस ने डैफन पार्क के बाथरूम में एक महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया था। शहर के कर्मचारियों ने कुछ सुना, फिर जाकर एक ऑफ ड्यूटी अधिकारी को बताया, जो दौड़कर वहां पहुंचे और यौन उत्पीड़न को रोक सके। एल्डरमैन निक पालुम्बो का जिला डैफन पार्क उनके जिले में आता है। बार बार हमारे समुदाय के विश्वास का उल्लंघन किया गया है और मैं जज से जवाबदेही की मांग करना चाहूंगी। और मैंने जिला अटॉर्नी के कार्यालय से भी पूछा है कि यहाँ जो हो रहा है उसके लिए उनकी जवाबदेही की प्रक्रिया क्या है। बस मुझे यह फिर से कहने दीजिए, 2020 से अब तक उसे 22 बार गिरफ्तार किया गया है और उसकी पिछली 15 गिरफ्तारियों में हर बार उसे छोड़ दिया गया। सिर्फ 2026 में ही यह उसकी 8वीं गिरफ्तारी थी। हम अगस्त में हैं, तो क्या हर महीने एक गिरफ्तारी? इस व्यक्ति के सुधार की क्या संभावना है? मुझे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। ज्यादातर लोगों को कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता। इस आदमी को सिर्फ इस साल में 8 बार गिरफ्तार किया गया है। तो मुझे एक बड़ा मुद्दा उठाना है। मेरे पास और भी उदाहरण है। इसे देखिए। वापस ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। इस आदमी के बारे में न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी फैसला सुनाया कि सिडनी में एक मध्य पूर्वी व्यक्ति, माफ कीजिए, यही वो आदमी है जिसकी गर्दन पर हिजबुल्ला का टैटू है। मुझे लगता है कि टैटू उसकी गर्दन के पीछे है। देखता हूँ कि क्या उनके पास उसकी फोटो है। और उसने यही किया। इजराइल, यही तरीका था जिससे उसने यहूदी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। और जज ने कहा, नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है। लीजिए, यह एक और आदमी है। यह है अमेरिका। मुंह खाली है, मुंह टूटा हुआ है। वो रुक गया। डेक्वान हंट की बहन उनका ऐसा ही वर्णन करती हैं। उन्होंने हमसे बात की, लेकिन चाहती थी कि हम उनका चेहरा न दिखाएं या उनका नाम न लें। जहां तक मुझे पता है, उनकी बीमारियां पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, PTSD और बाइपोलर डिसऑर्डर है। पुलिस के अनुसार हंट ने डिलवर्थ में अजनबी लोगों पर हमला करने से पहले उनकी बहन कहती हैं कि वो उनके और उनकी मां के साथ भी हिंसक हो चुके थे। और वो पूरी तरह बेकाबू हो गया और मामला हिंसक हो गया और हमें तब पुलिस को बुलाना पड़ा था। और हर बार जब कुछ हुआ है उन्हें भी रिहा कर दिया गया था। इसे देखो, ये मजेदार है। अल्बानियाई ड्रग डीलर श्रेसम कोका को ड्रग डीलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की सजा काटने के बाद भी देश निकाले के आदेश से राहत दी गई, क्योंकि उसकी बेटी बिस्तर गीला कर देती है।
उसने अपीलीय अदालत को बताया कि उसकी बेटी को उसके हादसों के कारण चिकित्सीय हस्तक्षेप की जरूरत है, जो उसके जेल में रहने के दौरान और बढ़ गए थे। आप मुझे देश से नहीं निकाल सकते, मेरी बेटी बिस्तर गीला करती है, क्यों ना आप अपनी बेटी को भी साथ ले जाएं। माफ कीजिए, हम उसकी बेटी को सजा नहीं दे सकते। आप, क्या मतलब है उसकी बेटी को सजा? वह अल्बानियाई है, वह तो बस अपने देश जा रहा है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक ईरानी नागरिक है, वह उन अच्छे ईरानियों में से नहीं है। आप जानते हैं, कुछ सेकुलर ईरानी होते हैं और कुछ इस्लामवादी ईरानी। वह एक फिलिस्तीन समर्थक ईरानी है। एक ईरानी नागरिक जिसने एक 13 साल की लड़की को उसके बेडरूम में नशा देकर उसके साथ बलात्कार किया, उसे न तो देश से निकाला जाएगा और न ही जेल भेजा जाएगा, और वह समुदाय में स्वतंत्र रूप से रहते हुए करदाताओं के पैसे से चलने वाली NDIS सहायता प्राप्त करता रहेगा। और यही है कि वे स्थानीय लोगों के प्रति कितने आक्रामक हैं। साउथहैम्पटन में हेनरी नोवाक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन के दौरान 7 लोगों ने पुलिस पर वस्तुएं फेंकी और डस्टबिन धकेले। तो ये घटना क्या जून या मई में हुई थी? और इन लोगों को कई सालों की सजा दी गई है उस जज द्वारा जिसने कई बाल यौन अपराधियों को रिहा कर दिया था। ये है जज मैगी स्कॉट। उन्होंने बाल बलात्कारी डेनियल सिलागी, जिसने 12 साल की लड़की का बलात्कार किया था, को रिहा कर दिया। देखिए, अब यह व्यक्ति डेनियल सिलागी है, तो यह मुस्लिम नहीं है, लेकिन इन लोगों की अपनी ही विकृत सोच है दोस्तों। इन्हें बलात्कारियों और बाल यौन अपराधियों के लिए खास नरमी है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें यह आदमी वामपंथी वोक सनकी से बहस कर रहा था। वो कह रहा था कि हमें बलात्कारियों के प्रति दया और प्यार दिखाना चाहिए। आप जानते हैं, उन्हें हमारे प्यार और ध्यान की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, कुछ गड़बड़ है। मौत की सजा वापस लाओ। उसने उसे बिना सजा के छोड़ दिया, जबकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसने अल्जीरियाई बलात्कारी हमच्ची हमजा की भी तारीफ की, जिसने ब्रिटेन में बसकर हेयर ड्रेसिंग का बिजनेस शुरू किया, जिससे लोगों में गुस्सा भर गया। उसने कहा कि उस दरिंदे को अपनी बेहद कठिन पृष्ठभूमि से उभरकर स्कॉटलैंड में एक सफल कारोबारी बनने के लिए श्रेय मिलना चाहिए। मुझे वो वीडियो ढूंढने दो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इस आदमी को देखो, मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दूं, ये तुम्हें गुस्सा दिलाने वाला है। लोगों के बड़े आंदोलन जो सक्रिय रूप से उग्र संघर्ष, आपसी सहायता और प्रतिरोध में लगे हुए हैं। हम सिर्फ ऐसे छोटे छोटे अलग थलग आंदोलनों का निर्माण नहीं कर सकते जिनमें लोग पहले से ही हमारी भाषा बोलते हों। देखभाल और जवाबदेही वाले समूह उन लोगों को रोकने के लिए जिन्होंने यौन हानि पहुंचाई है, उन्हें दंडित करने से बेहतर काम करते हैं। ये ऐसा है जैसे उन्मूलनवाद बहुत व्यवहारिक है, और फिर भी विडंबना ये है कि हमें हमेशा आदर्शवादी होने का आरोप लगाया जाता है। जैसे हमें यूटोपियन कहा जाता है। आप कहीं भी रह नहीं सकते और कहीं भी काम नहीं कर सकते। आप जानती हैं, ये बड़े ग्रीन हाउस लोगों पर लागू किया जाता है, बजाय इसके कि हम ये कहें नहीं नहीं, हम यौन अपराधी नहीं हैं। ये एक गढ़ा हुआ विचार है जिसका इस्तेमाल हमारी और कई अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। और जैसे हमारी आंदोलन बहुत छोटे हैं कि हमारे समुदायों के संकट में पड़े लोगों की जरूरतें पूरी कर सकें और प्रभावी संघर्ष शुरू कर सकें ताकि पुलिस को रोक सके। वो क्या बोल रहा है? मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। पार्क पड़ना और रोकना, आप जानते हैं, पाइपलाइन को रोकना, और आप जानते हैं जैसे हथियार बनाने वाली कंपनी को बंद करना, हमें ये सब करना है और हमें और भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। जिस कारावास संबंधी माहौल में हम रहते हैं, उससे सुरक्षा को लेकर एक ऐसी कहानी बना दी है जो हम सभी के लिए बहुत बुरी है। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कह रहा है। मैं तो बस इस शीर्षक के आधार पर ही चल रही हूँ। उन्मूलनवादी प्रोफेसर कहते हैं कि बलात्कारियों को सजा नहीं बल्कि देखभाल और जवाबदेही वाले समूहों के सामने लाया जाना चाहिए। सिएटल यूनिवर्सिटी के लॉ प्रोफेसर डीन स्पेड, यानी वही जोकर जिसे आपने दाई ओर देखा, और बर्बे क्रिमिनोलॉजी के प्रोफेसर एस लैम्बेल जेल के बारे में बात करते हैं। उन्मूलनवादियों से उनका यही मतलब था। मैं पूछ रहा था, उन्मूलन से उनका क्या मतलब है? जैसे पश्चिम में कोई गुलामी नहीं है। उन्मूलनवादी, ये लोग जेलों को समाप्त करने में विश्वास रखते हैं। एस लैम्बेल जेल उन्मूलन को उसके सबसे कठिन सवाल तक ले जाते हैं। बलात्कारियों और गंभीर यौन हिंसा करने वालों के साथ क्या होगा? चलिए किसी और बात पर वापस चलते हैं। लीजिए, घाना से आए एक प्रवासी ने ओक्लाहोमा सिटी की सड़कों पर महिलाओं का शिकार किया। उसने एक पर हमला किया, उन्होंने उसे छोड़ दिया। उसने फिर एक और पर हमला किया, उन्होंने उसे फिर से छोड़ दिया। फिर उसने दिन दहाड़े तीसरी महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की और फायर फाइटर्स ने उसे उससे अलग कर दिया। उसे 20 से ज्यादा बार गिरफ्तार किया जा चुका है। चलिए इस आकर्षक व्यक्ति को देखते हैं। मुझे अंदाजा लगाने दीजिए। 26 वर्षीय जेफ एसियर पिछले 2 हफ्तों में 3 बार जेल जा चुके हैं, और वो भी सभी बार महिलाओं पर हमला करने के आरोप में। 1 अगस्त को नॉर्थ वेस्ट 23वीं और क्लासन के पास पुलिस को एक संभावित बलात्कार के कारण बुलाया गया था। आरोप है कि एसियर ने एक महिला को बस स्टॉप की खिड़की से सटाकर धक्का दिया और अपने हाथ उसकी पैंट में डाल दिए। पुलिस को एक और महिला ने भी बताया कि जब वो क्लासन पर चल रही थी तो एसियर पीछे से आया और उसकी पैंट नीचे खींच दी। वो उसे धक्का देकर वहां से भागने में सफल रही। उसे यौन उत्पीड़न और अश्लील प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 5 दिन बाद सिजरटेल पार्क के पास उस पर आरोप है कि वो एक महिला के पीछे जाकर उसके नितंबों को कई बार पकड़ा। जब वो पलटी तो उसने देखा कि वो अपनी पैंट में हाथ डाल रहा था, लेकिन जब उसने उसे वहां से जाने के लिए कहा तो वो चला गया। बाद में पुलिस ने उसे देखा और यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसके 6 दिन बाद इसी हफ्ते बुधवार को लेक हेफनर ट्रेल की घटना हुई,
जब उस पर आरोप है कि वो एक महिला के पीछे गया, उसे नीचे गिराया और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। फायर फाइटर्स ने उसे रोक दिया और पुलिस को बुलाया। अब उसकी जमानत $75,000 है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय ने आज कहा कि इन सभी घटनाओं के कारण इसे बढ़ाने की योजना है। आज हमने अधिकारियों से पूछा कि इन मामलों में औपचारिक आरोप क्यों दायर नहीं किए गए हैं। ओक्लाहोमा सिटी पुलिस ने मुझे बताया कि वे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वे उन्हें बार बार रिहा कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन यही है हमारी न्याय प्रणाली की स्थिति। मुझे समझ नहीं आता कि अपराधियों के लिए उनमें इतनी दया क्यों है। क्या जॉन एडम्स ने कहा था कि अपराधी के लिए न्याय पीड़ित के लिए क्रूरता है? फेटर अपनी कब्र में करवटें बदल रहे होंगे, चर्चिल अपनी कब्र में करवटें बदल रहे होंगे।